हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और साथ में दोस्तों, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आपके एसएससी एग्जाम की और यूपीपी एग्जाम री एग्जाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का होना है, उसकी भी डेट आ गई है। आपका देखिए 23 अगस्त से आपका यूपीपी री एग्जाम शुरू हो जाएगा और 9 सितंबर से आपका सीजन शुरू है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास है कि ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिले। और साथ में दोस्तों ये भी देखिएगा कि आरओ एआरओ यूबीपी से सभी प्रकार के एग्जाम नजदीक में है, तो यहाँ पर सभी चीजों के लिए काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और हम लोग बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें आज मैक्सिमम क्वेश्चन क्वालिटी के हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी जीएस के वीडियो हुए हैं दोस्तों, जाकर आप जरूर देख ले और आपकी सारी चीजें कवर हो रही है वहां पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पूछा गया है कि भाई भारत की जो पार्लियामेंट है इसका वर्णन किसमें है। तो देखिए आर्टिकल 79 में क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट दिया हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट दिया हुआ है। अगर हम बात करें हमारी पार्लियामेंट किससे बनी है, तो पार्लियामेंट जो है दोस्तों वो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी चीजों से? एक तो आपका हो गया यहाँ पर प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में दिया है। इसके बाद इसका पार्ट है 80 में राज्यसभा दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 81 और 81 है लोकसभा। क्योंकि देखिए राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो जो बिल होता है, जिसे हम विधेयक कहते हैं हिंदी में, ये बन जाता है फिर एक्ट, तभी वो लागू होता है। संसद में पेश करने से वो बिल आप पे लागू नहीं होता है, सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पहला प्रश्न हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया है भारत के किस भाग में संसद का वर्णन है। देखिए मैं सारे ही पार्ट कर देता हूं। देखिए पार्ट वन में तो फिर संघ और राज्य क्षेत्र की बात है। ठीक है, पार्ट वन में संघ और राज्य क्षेत्र की बात होती है। फिर राज्यों के नाम बदलना, राज्यों का सीमाकरण करना, किसी राज्य दो राज्यों को मिलाना या उसको स्प्लिट करना, ऐसा कुछ। भाग टू में आपको मिलती है सिटीजनशिप या नागरिकता मिलती है। ठीक है, नागरिकता मिलेगी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दोस्तों ये मिल रही है उसको भी ऐड करें। भाग थ्री में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हैं, तो आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की व्याख्या देखेंगे। इसमें आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे जो भाग तीन में है। भाग चार में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये क्या है कि आपका आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ठीक, और लास्ट में भाग 5 है जिसमें आपका सेंटर के बारे में बात है। आर्टिकल 52 से शुरू होता है जिसमें प्रेसिडेंट की बात है। तो उम्मीद है इसी में आप जाएंगे तो आगे चलकर फिर क्या पड़ेगा, 79 पड़ेगा जिसमें आपको संसद के बारे में दिया हुआ है। ठीक, उम्मीद है कि दोस्तों चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है उसको यहां से आप जरूर नोट करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। लोकसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया है कि भाई 80 में क्या है, राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है। 55 और 56 प्रेसिडेंट से संबंधित है। ठीक है, 55 में है कि भाई राज्यों का प्रतिनिधित्व हो और जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो तो उसमें राज्यों के भी लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट से संबंधित है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में आते हैं और 61 से इम्पीचमेंट है जिसके तहत उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, एक साल में लोकसभा में कितने सत्र बुलाने आवश्यक हैं? तो देखिए 6 महीने का गैप नहीं हो सकता, तो 6 महीने के हिसाब से आप कितने बुला सकते हैं? 2 बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोकसभा। हालांकि सत्र तो आपको एक शीतकालीन सत्र मिलेगा और आपका मानसून सत्र मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो सत्र बेसिकली मेजर हैं। बाकी तो जब जरूरत पड़ती है तो अलग अलग चीजें बैठते हैं, तमाम तरह की कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं। ठीक, अगला है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है। देखिए जो धन विधेयक है, पहली बात तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक इसको रोक सकती है। बाकी राज्यसभा को धन विधेयक पर परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं। अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन करते हैं तो लोकसभा उन परिवर्तनों को बिना माने या बिना चेंज किए हुए ही एज इट इज पास कर देगा, तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। धन विधेयक पर पूरी तरह से पावर किसके पास आती है? लोकसभा के पास। राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक रोक सकते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो सेंटर का है तो भाग 5 में होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 124 से 147 तक के बीच में इसमें आपको मिलेंगे, क्या मिल जाएंगे? आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आप देखेंगे जो यहाँ पर इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ हैं। यहाँ पर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है। इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट वाइज आए तब आप बताने की स्थिति में रहें। पूछा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है? मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है और आप मेरे हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हो, खुद से प्रयास करें। बट यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 24 हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर हम आर्टिकल 32 के तहत भी तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट 32 के तहत आप जाते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात होती है, संवैधानिक उपचारों की जब बात होती है, तब आप 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत कहां जाते हैं दोस्तों? हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये जो एडिशनल पॉइंट हमने बताए हैं, यहां पर आप जरूर इसको नोट करें। दोस्तों देखिए, रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये पहला है जो मैं पेन टैब की मदद से यहां पर कर रहा हूं, तो अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे और मेरा लगातार प्रयास रहेगा, डेली मैं चीजों को इंप्रूव करूंगा और आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि मैं बिना पंखे के सब कुछ बंद करके मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता था। अभी क्या है कि माइक की वजह से बाहर की वॉइस इसमें नहीं रिकॉर्ड होती है, तो जो अब मैं थोड़ा सा ठीक से रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपको भी चीजें अच्छी लग रही होंगी। और जहां पर भी आपको लगता है आप कमेंट जरूर करें, बताएं, और बहुत जल्दी आपके सामने हम लाइव लेकर आएंगे, तब आप वहां पर जुड़कर लगातार उसी समय भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। और ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग के सब प्यार सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको आपने जो इतना प्यार दिखाया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक परीक्षा लेखा प्रतिवेदन रिपोर्ट, देखिए जो कैग है वो आपको 148 में देखने को मिलेगा। कौन सा? 148, सीएजी की बात हो रही है। ठीक है, वो कैग, ठीक है, सीएजी है ये। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें, ये रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? एस्टिमेट कमेटी, संसदीय कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग या लोक लेखा समिति? तो यहां पर है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्या करती है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगी। ठीक है, तो पहली बात तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जब सौंपी जाती है तो संसद में रखवाते हैं, और ये फिर क्या होता है? ये फिर रिपोर्ट ये लोक लेखा समिति जांच करती है। सीएजी किस आर्टिकल में है? 148 में है। ठीक है, तो देखिए कुछ बहुत सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता दूं इन सब तरीकों से आप याद कर लीजिए। जैसे आपको 76 में अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि 79 में पार्लियामेंट है, 80 में आपको राज्यसभा देखने को मिलेगा, 81 में लोकसभा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन है। ठीक है, जिसमें लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। फिर आपको 100 आर्टिकल 24 में आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। 148 में आपको क्या देखने को मिलेगा? 148 में भी मैंने बताया सीएजी मिलेगा। ठीक है, सीएजी मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो आप जाएंगे 312 पे, 312 पे यूपीएससी दिया हुआ है। ठीक है, और 315 में, सॉरी, 312 में एक अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज है, 315 में यूपीएससी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताया जो सही कर लीजिएगा। 51 ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल रिलेशन दिया हुआ है। 50 में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन को अलग करने की बात है। फिर आर्टिकल 40 बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन है। क्या है? पंचायतें हैं, तो इसको भी याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 48 ए बहुत पूछा जाता है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। देखिए इतने सारे जो मेजर आर्टिकल है मैंने अभी आपको दोस्तों डिस्कस किया है, उम्मीद है कि चीजें समझ आई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या है, मैं चीजें बताता हूं तो ऐसा लगता होगा सर समय तो नहीं जा रहा, नहीं, आप ये जो सीख रहे हो तो बस ये क्वेश्चन ही तो सीख रहे हो, इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता। और वही बात हमने यहाँ पर आपसे बता दी। देखिए कितने सारे, कम से कम 12-15 प्रश्न तो आपके यही तैयार हो गए। अगला है बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? जैन धर्म, सिख धर्म, महायान धर्म, बौद्ध धर्म? तो यह देखिए महायान बौद्ध धर्म। कहोगे सर बौद्ध धर्म तो ठीक था, महायान का क्या मतलब है? देखिए कोई भी धर्म हो, मैं शुरुआत से बात कर लेता हूं। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, बुद्ध धर्म, ठीक है, ये दो भागों में बटा, एक है हीनयान और दूसरे हैं महायान। ठीक है, समझने के पर्पज से बता रहा हूं, महायान में चेंजेस आए समय के साथ। ठीक है, चेंजेस आए। और हीनयान जो बुद्ध जी की जो शिक्षाएं उनको एज इट इज मानते हैं।
ठीक है। तो ये फिर क्या कह सकते हो, हीन यान को मैं ऑर्थोडॉक्स कह रहा हूं बट समझने के पर्पज से कि भाई उन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। फिर जैन रिलीजन आता है दोस्तों। तो जैन रिलीजन में भी दो लोग हुए, एक हुए श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर लोग सफेद कपड़ा पहने, और एक दिगंबर जो लोग बिना कपड़ों के रहे। तो श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे, और ये क्या थे, पटना में रुके थे। अब सफेद कपड़े पहनते तो थे, ये पटना में रुके, क्यों रुके, पटना या मगध कहते हैं उसको मैं बताऊंगा। दिगंबर वाले चले गए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ। जब मगध में अकाल पड़ा तो ये क्या करते हैं कि जैन रिलीजन लोग बिना कपड़ों के रहते थे। तो उनमें थे एक स्थूलभद्र थे, और दूसरे थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु जो थे, तो ये क्या किए, ये अपने दोस्तों को लेकर, दोस्तों मतलब अनुयायियों को लेकर ये चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि मतलब जो खाना पीना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। और स्थूलभद्र क्या हुए, पटना में रुके, यानी मगध में रुके। तो मगध में जब रुके तो इन्होंने सोचा कि अकाल पड़ा, हमें लोगों को मदद करनी चाहिए। तो ये लोगों को घर जाने लगे। तो भाई लोग इनको भगा देते थे, लोग सोचते थे कि हम अच्छा काम करें, भगा क्यों रहे हैं। फिर इनको ध्यान आया कि लोग कपड़े नहीं पहने हुए, ठीक है। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी आने के लिए, जैसे देखिए कोई आपदा आती है, लोग मदद करते तो एक प्रकार के कपड़े पहन लेते हैं। हमारी सेना हुई, या फिर आप देखे होंगे थोड़ा सा हरे रंग की या ऑरेंज कलर की एक पट्टी पहन लेते हैं, जिससे कि अलग लगे कि हाँ ये लोग रेस्क्यू वाले लोग हैं। तो इन लोगों ने सफेद कपड़ा पहना और मगध में लोगों की मदद करना शुरू की। तो बाद में जब भद्रबाहु वापस आए, जब पटना में अकाल समाप्त हुआ या मगध में, तो इन लोगों ने देखा कपड़े बदल लिए हैं, मतलब कपड़े पहन लिए हैं। तो ये लोग श्वेतांबर कहलाए, फिर ये दिगंबर कहलाए। इसी तरह आप अगर ईसाई धर्म की बात करोगे, ईसाई धर्म में भी आपको दो लोग मिलते हैं। एक मिलते हैं कैथोलिक मिलते हैं, ठीक है, कैथोलिक, और दूसरे प्रोटेस्टेंट मिलते हैं। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि महायान बौद्धयान इतनी सारी चीजें समझ आई होंगी। अभी देखिए जो लिखावट समझ में आ रही है, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा। और क्योंकि अभी क्या है कि पहले दिन है, मैं इससे लिख रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा थोड़ा एडजस्ट करिए। फिर मैं जब लिखने लगूंगा तो आपको चीजें बिल्कुल समझ आएंगी। राज्यसभा में सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, या फिर कनाडा। तो देखिए हम लोगों ने लिया है साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने, जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी से आपातकाल लिया है। आपातकाल मैंने इंग्लिश में ऐसे लिख दिया है, ठीक। फिर अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची की बात करी है। कनाडा, कनाडा से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम लिया है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने किससे लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो हम लोगों ने रशिया से लिया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी किससे लिया है, आयरलैंड से लिया है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने यूके या ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप यहां से लिया है, यूके से ही हम लोगों ने लिया है। तो देखिए इतने सारे जो हमने प्रावधान बताए दोस्तों, आप उसको यहाँ पर एज इट इज नोट कर लें, और देखिए तैयार ऐसे ही होगा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सीसा किस देश से बना मंगाते थे, ईरान, मेसोपोटामिया, खेतड़ी, या सौराष्ट्र। तो यहाँ ईरान से मंगाते थे। ईरान को उस समय हम लोग बोलते थे पर्शिया बोलते थे। क्या बोलते थे, यहाँ पर हम लोग पर्शिया बोलते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, इसको हम पर्शिया बोलते थे। हिंदी में फारस भी बोलते थे, ठीक है, फारस बोलते थे। और देखिए खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में है। राजस्थान से लोग क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे, कॉपर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, और मैंने किसी दिन वीडियो में ये पॉइंट आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है, कूद नामक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर, बिहार, लक्षद्वीप। अब देखिए इसमें बिहार और लक्षद्वीप तो होगा नहीं, क्योंकि वो दोनों तो राज्य हैं। तो यहां पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में एक राउफ फेस्टिवल पड़ता है, राउफ फेस्टिवल, ठीक है, सॉरी। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि राउफ फेस्टिवल किस राज्य का है, तो जम्मू कश्मीर बताइएगा, ठीक है। अगला है, गुलाबी क्रांति की पैदावार किससे संबंधित है, तो यहां पर देखिए पहला है प्याज, दूध, उर्वरक और आलू। देखिए मैं सभी को यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं, और मैंने ग्रुप पर भी एक फोटो डाल रखी थी, और आज मैं फिर से डाल दूंगा, जिससे कि आप सारे रेवोल्यूशन देख लें। ऑनियन, और इसी में एक और ऐड कर लीजिए, क्या, प्रॉन, PRAWN, इसको हिंदी में कहते हैं झींगा मछली। तो ये भी क्या है, गुलाबी क्रांति से ही संबंधित है, ठीक है। मिल्क के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा। इसके जो जनक माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन माने जाते हैं, ठीक। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, धूसर क्रांति, ठीक है। आलू, राउंड राउंड रेवोल्यूशन, ठीक। ये याद रखिएगा। एक आता है सिल्वर फाइबर, तो सिल्वर फाइबर की अगर बात करेंगे तब तो कॉटन आ जाएगा, ठीक। एक आता है गोल्डन फाइबर, ठीक है। गोल्डन अगर फाइबर की बात करें, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तब वो आ जाएगा आपका जूट, सुनहरा रेशा क्रांति, ठीक है। अगर सिर्फ हम सुनहरी क्रांति की बात करते तो आपका वहां पर आ जाता फल और शहद के उत्पादन से आ जाता। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो ब्लू रेवोल्यूशन का है मत्स्य पालन से या मछली पालन से है।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे, अब जैसे एक और मैं बात कर लूं, अगर बात आती है ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक को कहते हैं कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण जी सांवले रंग थे, उसी से ब्लैक डिनोट किया गया है, पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है। अब एक बात बताते हैं आपको जो बहुत काम की चीज है, आपसे पूछी जा सकती है। देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग नाम के व्यक्ति हैं जो वर्ल्ड वाइड क्या माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। वहीं पर एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, तो ये क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और 2024 में इन्हीं को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक, तो यहाँ पर प्याज आंसर हो जाएगा। और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जो दोस्तों बताए यहाँ पर लिखे हैं, आप कहेंगे तो इसकी पीपीटी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आपको मतलब क्या है कि क्योंकि ऐसे ही लिखा मिलेगा, तो जब मैं सही लिखने लगूंगा तो मैं खुद ग्रुप पे डाल दूंगा। बट अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें, मैं पीडीएफ आपको इस पे डाल दूंगा। कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम समुद्रगुप्त को जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, सिकंदर ऑफ इंडिया। ठीक है, सिकंदर ऑफ इंडिया। अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, इसी में बात दी गई थी। आपसे पूछा जाता है कि जो हम लोग के संविधान में बंधुत्व और भाईचारा की बात है, वो कहां से लिया गया है? तो बंधुत्व और भाईचारा की बात हम लोग फ्रांस रेवोल्यूशन से ही है। और फ्रांस में भी अभी देखिए पेरिस ओलंपिक हो ही रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 वहां पे हुआ है। भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? तो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ने करी थी। देखिए, होता क्या है कि जब बलबन आते हैं, सिजदा और पैबोस की प्रथा करते हैं। सजदा मतलब उनको झुककर प्रणाम करना, पैबोस मतलब पैर चूमना। ठीक है, तो ये तरह की दो प्रथाएं इन्होंने चलाई। बाद में राजाओं ने बंद भी की, मतलब जो ये जो शासक आए। ठीक है, और ये गुलाम वंश था। ठीक है, ये सब गुलाम वंश है, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो ये सब लोग क्या है, ये सब गुलाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गुलाम वंश के हैं। और मैंने कल बताया था कि गुलाम के बाद कौन आए, उनके बाद कौन आए। तो आप पुराना वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला है अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है? तो ये चलती है फ्रांस में। ठीक है, देखिए बहुत सारी हवा है, जैसे चिनूक। तो चिनूक कहाँ चलती है? यूएसए में चलती है। फॉन कहाँ चलती है? फॉन, फॉन चलती है आपकी स्विट्जरलैंड में चलती है। मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं, वो आप उसको वैसे ही लिख लीजिएगा। फिर एक चलती है हरमट्टन, हरमट्टन चलती है अफ्रीका में, हरमट्टन। ठीक है, और हरमट्टन को हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसा ऑप्शन में आ जाए जो डॉक्टर के रूम में चलती है, डॉक्टर विंड नहीं भाई, वहां पर डॉक्टर विंड नहीं चलेगी। ठीक है, मेरे रूम में हवा चल रही तो क्या फिर टीचर विंड हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वहां पर हेल्थ फायदे मिलते हैं हरमट्टन की वजह से, इसलिए बोलते हैं। फिर एक आती है सिराको, तो सिराको को हम ब्लड रेन कहते हैं। ठीक है, ब्लड रेन अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से चलती है, सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन सी पार करके इटली में जाती है, इटली और स्पेन में। वहां पर इसको ब्लड रेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो बालू ले जाते हैं, बालू उसी के साथ गिरती है। ठीक, लू कहाँ चलती है? तो लू चलती है इंडिया में। जैसे ये अपना इंडिया है, मैं अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चलिए इंडिया बन गया। तो ये यहाँ पर क्या है आपका, लू चलती है, बहुत गर्म हवा है। ठीक है, कुछ हवाओं के नाम है जो मैंने आपसे बताया, और कल भी एक हवा का नाम बताया था। आप जाकर पुराना वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिलान वायु निर्माण यानी एयर कंस्ट्रक्शन, एयर यानी वायु निर्माण से मतलब एयर नहीं, वायुयान होना चाहिए था पूरा। शिप है, लेड है, या फिर सिल्क? तो यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री के लिए मिलान जगह फेमस है। नबन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, या फिर त्रिपुरा में? तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल एक चीज के लिए और फेमस है, दुर्गा पूजा के लिए। किसके लिए? दुर्गा पूजा के लिए। जब आपका अक्टूबर वाला जब नवरात्रि आता है, उस समय दुर्गा पूजा यहाँ पर एकदम जोर शोर पे होती है। अगला प्रश्न है कि भाई, हु अमंग द एंडेड द रूल ऑफ द काकतीय डायनेस्टी? काकतीय वंश का जो है विनाश किसने किया था? चोल, दिल्ली सल्तनत, चालुक्य या गुप्ता ने? तो यहाँ पर किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय अनुच्छेद 5 से 11। देखिए भैया, पहले ही प्रश्न में, आई थिंक पहले या दूसरे प्रश्न में, जहां पर पार्ट पूछा था, मैंने बताया था सिटीजनशिप से। तो आर्टिकल 5 से लेकर कितने तक? 11 तक की है, और 1 से लेकर 4 तक आपका सेंटर और स्टेट मिलता है। ठीक है, तो मैंने सभी बताया था। अगर मैं आपको बात करूं इनके पार्ट्स की, अगर हम बात याद दिला दें, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका 4A में मिलेगा। ठीक, नागरिकता भाग 2 में मिलेगा, मौलिक अधिकार 3 में मिलेगा, भारतीय संघ 5 में मिलेगा। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। और 4 में क्या मिलता है? डीपीएसपी मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये इनके लिए आप हाई कोर्ट नहीं या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, प्लस गवर्नमेंट इनको बस रूल बनाते समय ध्यान रखती है।
अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है? तिपी, इस्बा, इग्लू या ऑल? तिपी कहते हैं, टीपी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो रेड इंडियन यूएसए या कनाडा में रहने वाले नेटिव्स लोगों को बोलते हैं। अब बात आया होगा इग्लू। इग्लू क्या है भाई? इग्लू बर्फ का घर है और ये बनाया जाता है एस्कीमो ट्राइब के द्वारा, ज्यादा बनाया जाता है कनाडा वगैरह में, ठीक है। और ये एक गाड़ी खींचते हैं जिसका नाम है स्लेज, और उस स्लेज गाड़ी को खींचते हैं कुछ कुत्ते या लोमड़ी टाइप के जानवर, जिनको हम रेंडियर बोलते हैं, रेंडियर बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। घर इनका इग्लू हो गया। एक इनका एक हथियार है जिसको बोलते हैं हारपून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हारपून कहते हैं। तो आप ये सब चीजें दोस्तों नोट कर लें। और अभी थोड़ा सा ये अटपटा लिख रहा होगा क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी पहली क्लास है इससे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करें। अगला है मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? सिडनी, रोम, चाइना या जकार्ता? तो मर्डेका पैलेस जो है ये आपको देखने को मिलेगा जकार्ता में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जकार्ता आंसर हो जाएगा। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। मैं यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक और ऊपर पड़ता है बोर्नियो, ठीक है। ये है सुमात्रा, ये है जावा, ये है बाली, ये है लोम्बोक। इंडोनेशिया क्या है कि इनका सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की जिसकी बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनकी कैपिटल थी जकार्ता, बट ये बोर्नियो आइलैंड पे ले गए। जगह पड़ती है काली मंतन, और काली मंतन पर दोस्तों एक पड़ती है नूसन तारा। तो नूसन तारा क्या है? इनकी एक अलग कैपिटल हो जाएगी, नूसन तारा, ठीक है। अगला है रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड, रिपन, लिटन या डलहौजी? तो ये चेम्सफोर्ड थे। देखिए क्या होता है कि 1919 में एक एक्ट आ रहा है जिसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना बिना अलील मतलब दलील, बिना अपील मतलब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, अपील नहीं कर सकते हो, कोई दलील नहीं कर सकते हो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और आप वकील भी हायर नहीं कर सकते हो। ये कानून था रॉलेट एक्ट। लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, गिरफ्तार करने के बाद जेल में, क्यों? क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो दो लोग की, तो डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी होती है, और यहाँ पर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली, सत्यपाल, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो अमृतसर में क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। बैसाखी का पर्व होता है और इकट्ठा होकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि राजहंस नाम के गद्दार व्यक्ति ने, मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी राजहंस नाम के व्यक्ति ने ही जनरल डायल को सूचित किया था कि भाई यहाँ पर आप जाओ और आपको जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करते मिलेंगे, सरकार के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो जनरल डायर आया और जलियांवाला बाग को इतना कवर कर लिया और इधर से गोलियां चलवा दी, क्योंकि इधर अपोजिट में गेट नहीं था, गेट इधर एक सिंगल था, जिसकी वजह से लाखों लोग, मतलब लाखों तो नहीं कहेंगे, हजारों लोगों की बहुत मृत्यु हुई। यहाँ पर एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदे और एक के ऊपर एक जब गिरते गए तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार घटना थी ये। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो बात है वो 13 अप्रैल 1919 को घटी हुई थी। ये चेम्सफोर्ड की वजह से हमने ये पूरी बात बताया। तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा आपको मिलेगा, आपको मणिपुर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं लगे हाथ आपको कुछ और भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए होता क्या है कि मैं आपको राइट आंसर दिखा के फिर प्रीवियस पे चलाता हूँ, इसलिए ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमने सही आंसर, क्योंकि सही आंसर मैं पहले से बता दूंगा तो आप लगेगा कि अरे अभी सर ने नया आंसर नहीं दिखाया, सही आंसर, तो डाउटफुल न रहे। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए रोहतांग दर्रा है, ठीक। आपको शिपकिला मिलेगा, जो मेजर है शिपकिला। जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा मिलेगा? इमिस पास मिलेगा, ठीक है। काराकोरम मिलेगा, काराकोरम मैं लिख देता हूं, काराकोरम। फिर उसके बाद बड़ा लाचा पास, ठीक है। बड़ा लाचा सॉरी हिमाचल प्रदेश का है। यहां पर आपको मिलेगा बुर्जिल पास मिलेगा, बुर्जिल पास मिलेगा, ठीक है। और आपको बनिहाल मिलेगा, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से है। अगर आप सिक्किम की तरफ जाओगे, सिक्किम में आपको एक तो डोकलाम दर्रा मिलेगा, आपको नाथुला मिलेगा, कौन सा? नाथुला मिलेगा, और जेलेपला मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको यांगयाप पास मिलता है, बहुत फेमस दर्रा है, और यांगयाप पास से भारत में जो इंडस रिवर है प्रवेश करती है। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा लगे हाथ उत्तराखंड का ही बता देता हूं, ठीक है। उत्तराखंड में थागाला, नीतीला, मानाला, मानाला मतलब दर्रा, ठीक है, और लिपू लेक, कौन सा हो जाएगा? लिपू लेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर दर्रे हैं। तो मैंने कई राज्यों के दर्रे बताए और उम्मीद है कि दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे रोक रहा हूं।
और इसके बाद फिर लाऊंगा, क्योंकि अभी देखिए इससे मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ी समस्या तो हो ही रही है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे यूज टू होगा आपके सामने क्लास आती रहेगी। और तो जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी 70% ऑडियंस देखती तो है वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो मेरी आपसे यही जो गुजारिश है कि वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। आपको काम कैसा लगा आप बिल्कुल जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट को बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स को हम रिप्लाई करें। स्पीड को लेकर, लैंग्वेज को लेकर आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरीज है आप वहां पर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वहां पर मैंने अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली है, आप उसको जाकर जरूर देखें। और मैंने एक बात अभी कही थी कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं रेवोल्यूशन से लेकर, मैं एक अभी आपको एक फोटो डाल दूंगा ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप उसको वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। देखिए एसएससी की परीक्षा जो है, एसएससी सीजीएल की आपकी अगले महीने की 9 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो 7-8 दिन चलेगी। तो 9 सितंबर से सीजीएल शुरू है, उसको ध्यान में रखकर जीएस, आरओ पीसीएस की परीक्षा और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होना है उसको ध्यान में रखकर दोस्तों आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए थैंक यू, और हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू और जय हिंद दोस्तों।